नमस्कार दोस्तों, ईपे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कला संस्कृति का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र परिधान नाम का बिल्कुल नया टॉपिक अपने पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोस्तों इसमें दो प्रकार से इस टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें रहेगी जैसे पुरुषों के वस्त्र परिधान और महिलाओं के वस्त्र परिधान। दो प्रकार से पढ़ना है इस टॉपिक को। पुरुषों में भी फिर दो बातें हैं, जैसे सामान्य पुरुषों के वस्त्र परिधान और आदिवासी पुरुषों के वस्त्र परिधान। दो बातें। महिलाओं में भी दो बातें। सामान्य महिलाओं के वस्त्र परिधान भी पढ़ने हैं और आदिवासी महिलाओं के वस्त्र परिधान भी पढ़ने हैं। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र परिधान थोड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो ज़्यादातर अगर पुरुषों में पूछेगा तो ज़्यादातर ये मान के चलो 80% तक आदिवासी पुरुष पूछता है। अगर महिलाओं में पूछेगा तो लगभग मान के चलो 80% तक कौन से पूछेगा, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र परिधान पूछेगा। ठीक है, अगर दोनों में अपने मिला के चले भी दोनों में सबसे ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं तो दोनों में आदिवासी पुरुषों के पूछे जाते हैं। आदिवासी महिला और आदिवासी पुरुषों में से ज्यादातर आदिवासी पुरुषों के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे आपको इतनी बात समझ में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुरुषों के वस्त्र परिधान। किसकी बात करेंगे हम? पुरुषों के वस्त्र परिधान। तो टॉपिक अपना है वस्त्र परिधान नाम का। वेशभूषा नाम से भी इसको दर्शाया जाता है या वस्त्र परिधान कह सकते हैं अपने इसको। ठीक है, सबसे पहले देखो आप यहां पे पुरुषों के वस्त्र परिधान। पुरुषों के क्या पढ़ने अपन को? वस्त्र परिधान पढ़ने पुरुषों के। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा टोपी की। सबसे पहले किसकी बात करनी है दोस्तों? टोपी की बात करनी है। और टोपी की अगर अपने बात करें तो ध्यान में रखना, टोपी को आप जानते हैं, इसके प्रकार हैं दुपड़िया, चौखड़िया और खंखसनुमा। दुपड़िया, चौखड़िया और खंखसनुमा किसके प्रकार रहेंगे? टोपी के प्रकार हैं। एक नंबर बात ये है। दूसरी अगर वेशभूषा की हम बात करेंगे तो वो हमारी रहेगी यहाँ पे पगड़ी। दूसरी कौन सी रहेगी दोस्तों? पगड़ी की हम बात करेंगे। तो पगड़ी की अगर अपने बात करें तो आप ध्यान में रखना, मैं एक डायग्राम से आपको दो तीन एक बेसिक बातें यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अभी समझो इस चीज को आराम से आप लोग। ये पगड़ी के ऊपर जो ये धागे निकले होते हैं ना, इनको कहते हैं कलंगी। क्या बोलते हैं इसको? कलंगी बोलते हैं। और यहाँ जो ये आभूषण लगा है, रत्न जड़ित आभूषण लगा होता है,
इसको बोलते हैं रतन पेच। क्या बोलते हैं इसको? रतन पेच। पगड़ी के ऊपर अगर कोई सामान्य वस्त्र बांधा हुआ है, सामान्य कोई कपड़ा है यहाँ पे, तो उसको कहते हैं उपरणी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? उपरणी बोलते हैं इसको, ठीक है। और पगड़ी के ऊपर अगर कोई जरीदार वस्त्र है, कैसा वस्त्र? जरीदार वस्त्र। अगर पगड़ी के ऊपर जरीदार वस्त्र लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? बालाबंद बोलेंगे उसको, बालाबंद, ठीक है। जरीदार कौन सा है? आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये जरीदार कौन सा होता है, ठीक है। तो जरीदार वस्त्र की अपने बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कसीदा कलाम में आपको बताया था कि चमकीले कलर का जो किसी भी कपड़े के किनारे पे, अपने किनारे पे पट्टी लगाते हैं तो वो जरी या गोटा होती है। आपने सूट की बाउंड्री पे देखा होगा कि जरी या गोटा जो है उसकी पट्टी लगाई जाती है जो गोल्डन कलर की होती है, ठीक है। तो वो जरीदार कपड़ा अगर लगा है ना पगड़ी पे तो बालाबंद कहलाएगा, और सामान्य कोई कपड़ा, सूती कपड़ा लगा है तो उपरणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपरणी कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें कि पगड़ी का संरक्षक किसको मानते हैं, तो मुगल सम्राट अकबर को पगड़ी का क्या माना गया है? संरक्षक माना गया है। मुगल सम्राट अकबर को पगड़ी का क्या माना गया है? संरक्षक माना गया है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि अकबर के काल में ही अपने राजस्थान में, रजवाड़े में सबसे ज्यादा अलग अलग तरीके की पगड़ियां बांधने का एक प्रचलन हुआ था। इसका मतलब है कि अकबर के काल में पगड़ी बांधने की इस कला को प्रोत्साहन मिला था। मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला आदमी है उसको कहते हैं दोस्तों छाबदार। क्या कहते हैं? छाबदार। तो छाबदार होता है कौन? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, बांधने वाला व्यक्ति। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छाबदार। क्या कहलाएगा? छाबदार कहलाएगा। हो गया इतना। अब इसके बाद में देखो आप, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर में है। बागोर की हवेली में है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, और ये बागोर की हवेली जो है ये आपकी उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बागोर हवेली? उदयपुर में। ध्यान रखना, कुछ किताबों में भीलवाड़ा दिया है लेकिन नहीं है। आप ध्यान में रखना, बागोर अगर सभ्यता पूछे ना आपसे कोई तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में बागोर की सभ्यता है। बागोर नाम की जगह और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, लेकिन बागोर की हवेली जो है वो उदयपुर की बाउंड्री में है। कहाँ पे है? उदयपुर की बाउंड्री में, क्योंकि बागोर जो गांव है वो उदयपुर और भीलवाड़ा की बाउंड्री पे स्थित है, ठीक है। यहां तक की बातें आप एक बार नोट कर लो, ठीक है।
कर लिया नोट आपने, ठीक है। अब देखो इसके बाद में पगड़ी की अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें अपने करेंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में रखी गई है, यहां तक की बात मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में देखो आकृति के हिसाब से पगड़ी के प्रकार, आकृति के हिसाब से पगड़ी के प्रकार, आकृति के हिसाब से पगड़ी के प्रकार अगर बात करें हम तो सबसे पहले है खिड़कीदार या डब्बादार। ये जोधपुर की फेमस है, मतलब मारवाड़ की फेमस है। इसके बाद में 2 नंबर पे रहेगी खूंटेदार पगड़ी। खूंटेदार पगड़ी जयपुर की है। चपटी पगड़ी मेवाड़ की है, मतलब उदयपुर की है। और ईरानी स्टाइल की अटपटी पगड़ी, ये भी कहां की है? उदयपुर की। ईरानी स्टाइल की अटपटी पगड़ी भी कहां की है? कहां की हो जाएगी? उदयपुर की हो जाएगी, ठीक है। खिड़कीदार में तो क्या होता है, इस प्रकार से जैसे पगड़ी अपने बांधेंगे इस प्रकार से, ऐसे बांधेंगे तो बीच बीच में ये क्या है? क्रॉस, ऐसे लाइनिंग सी बनेगी, खिड़कियां सी बनेंगी, तो ये खिड़कीदार या डब्बादार है। खूंटेदार कैसी हो जाएगी? जैसे आपने कुछ राजवंशों में इस प्रकार की पगड़ियां देखी होगी। ये खूंटेदार हो जाएगी। चपटी में क्या होता है? चपटी पगड़ी आगे से इस प्रकार से रहेगी और पीछे से इसका घेर बड़ा बनेगा। इस प्रकार से ये चपटी पगड़ी हो जाएगी। और ईरानी स्टाइल की अगर अटपटी पगड़ी की दोस्तों अपने बात करें तो आप ध्यान में रखना, ये दिखने में भी अटपटी लगेगी आपको। और ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये तो आपने प्याज बनाए हैं, लेकिन बेटा ये प्याज नहीं है। ये मैं कंप्लीट करूँगा तब आपकी ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये दोस्तों ईरानी स्टाइल की अटपटी पगड़ी है। ईरानी लोग इस प्रकार की पगड़ी बांधते थे, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। तो यहां तक की बातें हमने कर ली है आकृति के हिसाब से। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करेंगे पगड़ी के उपनाम भी कौन कौन से नाम हैं। तो दोस्तों याद रखना, कई जगह इसको पाग कहते हैं, कई जगह पगड़ी कहते हैं, कई जगह बागा कहते हैं, कई जगह साफा कहते हैं, कुछ लोग इसको पेचा कहते हैं, कुछ लोग इसको
मोड़ियो कहते हैं, कुछ लोग इसको अमलो कहते हैं, कुछ लोग इसको सेड़ो कहते हैं और कुछ लोग इसको घुमालो कहते हैं। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? घुमालो। क्या कहेंगे? घुमालो। तो ये अपने पगड़ी के क्या हो जाएंगे? अन्य नाम हो जाएंगे, पगड़ी के अन्य नाम हो जाएंगे। ठीक है, आगे होगी आपको इतनी बात समझ में? ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो आप। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप, हो गया यहां तक। इसके बाद में अगर बात करें हम प्रसिद्ध ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, प्रसिद्ध पाग पगड़ियों की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ देखो, प्रसिद्ध पाग पगड़ियों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ जो पाग पगड़ियाँ फेमस हैं राजस्थान में अपने, उनके बारे में अपने बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो प्रसिद्ध पगड़ियाँ, जो 1-2 डिजाइन है जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखना। एक है उमराव पाग, भोपाल शाही, अमर शाही, ये उदयपुर की है। कहने का मतलब लगभग जिन रियासतों में जो प्रसिद्ध राजा हुए उनकी पगड़ी बांधने का स्टाइल जो है वो एक डिजाइन के तौर पे फेमस हो गया। ठीक है, 2 नंबर पे अपनी बात करें रंगरेज या राजाशाही, ये पगड़ी फेमस है जयपुर की। जसवंत शाही पेचा, जसवंत शाही पेचा, ये दोस्तों फेमस है जोधपुर का। कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है जसवंत शाही पेचा। इसके बाद में देखो हम कुछ पगड़ियाँ ऐसी है जो विभिन्न अवसर के ऊपर पहनी जाती है अलग अलग प्रकार से। कुछ पगड़ियाँ ऐसी हो जाएगी जो जाति विशेष से भी संबंधित रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे एक साइड अवसर या जाति और दूसरी साइड अपने लिखेंगे यहाँ पे पगड़ी। दूसरी साइड क्या लिखना है? पगड़ी लिखना है। ठीक है, अब देखो आप एक चीज इसमें, सबसे पहले जैसे शोक का अवसर है, कौन सा अवसर है? शोक का, तो सफेद पगड़ी बांधी जाती है। अगर आपको युद्ध में जाना है, कहाँ जाना है? युद्ध में, तो आपको बांधना होगा केसरिया साफा। क्या बांधना पड़ेगा? केसरिया साफा। इसके बाद में अगर सावन का महीना है या तीज का त्योहार है, तब आपको लहरिया साफा बांधना है। क्या बांधना है आपको? लहरिया साफा।
अगर विवाह का अवसर है तब आपको पगड़ी बांधनी है, कौन सी? मोठड़ा पगड़ी। कौन सी पगड़ी बांधनी है? मोठड़े की पगड़ी आपको बांधनी होगी। ठीक है, यहां तक नोट कर लेना, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेता हूं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहां तक की बातें होगी। अब इसके बाद की बात करें तो ध्यान रखना, जैसे होली का अवसर है, ठीक है, और इसके बाद में दशहरा है, तो दशहरे पे जैसे मान लो अपने जरी या मदील की पगड़ी, जरी मैंने बताया था, जरी या गोटा चमकीले कलर का एक जो है पट्टी आती है जो सूट के किनारे पे लगाई जाती है। दशहरे पे जरी मदील, होली पे आपको फूल पत्ती वाली पगड़ी बांधनी है, फूल पत्ती वाली पगड़ी बांधनी है। ठीक है, हो गया यहां तक की बातें। और अभी आप एक बार इसको क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, फिर कुछ चीजें और भी है बाकी जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं अब। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखो यहाँ पे अवसर या जाति और इधर अपने पगड़ी लिख देंगे। जैसे मान लो कबीरपंथी लोग हैं तो वो लाल रंग की पगड़ी बांधते हैं। कौन सी पगड़ी? लाल रंग की। इसके बाद में जैसे राम स्नेही संप्रदाय के लोग हैं, राम स्नेही संप्रदाय के लोग सफेद, कौन सी पगड़ी बांधेंगे? सफेद पगड़ी बांध लेंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लो जाट जाति के लोग हैं वो साफा बांधते, जिसको बोलेंगे तोप कला। कौन सा साफा हो जाएगा साथियों? तोप कला का साफा हो जाएगा। एक जाति है रायका या रेबारी या रायका, तो रायका या रेबारी जो जाति है ये काच कंघी वाली पगड़ी बांधती है। ठीक है, काच कंघी वाली पगड़ी बांधती है। ठीक है, इसके अलावा विवाह मैंने करवा दिया, दशहरा आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ पगड़ियां हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। यहां तक की बातें होगी। रतन पेच मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये पगड़ी से संबंधित मुख्य मुख्य जो बातें थी वो अपनी पूरी है एक बार, लेकिन आप ध्यान में रखना। और एक तो कोई भी रियासत है, वहां का कोई भी एक प्रसिद्ध राजा हुआ है तो उसके नाम से वहां की पगड़ी क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो जोधपुर की कुछ पगड़ियों की अगर अपने बात करें, जोधपुर की पगड़ियों की तो कोई कह देगा मानशाही, ठीक है, जसवंत शाही, ठीक है, मानशाही, जसवंत शाही। जैसे मान लो सरदार शाही, सरदार शाही, ऐसे अगर नाम दे देगा तो आप पहचान जाना कि ये राजा कहाँ के थे? जोधपुर के हैं, तो ये पगड़ी भी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? जोधपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक है, आगे बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, पगड़ी तक की बातें होगी। 3 नंबर पे साथियों अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुग्गी। 3 नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? गुग्गी पढ़ेंगे। और ये जो गुग्गी होती है, गुग्गी में देखना आप इस प्रकार से, जैसे मान लो बरसात से बचने के लिए एक इस प्रकार से कपड़ा ओढ़ लेंगे, अपने बरसात से बचने के लिए ये कपड़ा ओढ़ लेंगे, इसको गुग्गी बोलेंगे।
गांव में तेज बरसात आने पर कई बार अपने क्या करते हैं, सामान्यतः कोई यूरिया या डीएपी का जो गट्टा होता है उसको भी फोल्ड करके ओढ़ लेते हैं। उसी प्रकार से ये एक वस्त्र जो परिधान है ये भी राजस्थान में क्या है, प्रचलित है। इस प्रकार से ओढ़ लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखना इसको। तो ये जो वस्त्र प्रधान है ये क्या कहलाएगा, घुग्गी कहलाएगा। क्या है ये, घुग्गी। तो इसका अर्थ हो जाएगा तेज वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा गया वस्त्र। तेज वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा गया वस्त्र क्या कहलाएगा, घुग्गी कहलाएगा। 4 नंबर पे अगर अपने बात करें तो 4 नंबर पे रहेगा पछेवड़ा। कौन सा रहेगा, पछेवड़ा। पछेवड़ा प्रत्येक उस वस्त्र को कहेंगे जो सर्दी से बचने के लिए पीठ पे ओढ़ा जाता है। तो सर्दी में पीठ पर ओढ़ा गया वस्त्र, सर्दियों में पीठ पे ओढ़ा गया वस्त्र क्या कहलाएगा, पछेवड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें मतलब टोटल 4 चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब इसके बाद में देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं आत्म सुख के बारे में। किसके बारे में, आत्म सुख के बारे में पढ़ लेंगे। 1-2 चीजें और पढ़ लेंगे अपने। बिरजस या ब्रिजेश, ठीक है, ये 2 चीजें यहां पे पढ़ लेंगे अपने। अब आप ध्यान रखना आत्म सुख क्या होता है। इस प्रकार का एक ऊनी या रेशमी जैकेट होगा। ठीक है, ये जो जैकेट है कश्मीर में फिरन बोलते हैं इसको। कश्मीर में क्या कहते हैं इसको, फिरन। और फिरन किसकी बनी होती है, लेदर की। फिरन किसकी बनी होती है, लेदर की बनी होती है। ठीक है, फिरन होती है लेदर की। तो लेकिन ये अपने वाला आत्म सुख है, ये बना होता है किसका, ऊन, रेशम या किमखाब कपड़ा है ये एक, इसका बना होता है। और सबसे बड़ा जो आत्म सुख है वो सिटी पैलेस में रखा गया है। सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस जयपुर में सबसे बड़ा आत्म सुख रखा गया है, जो जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह का है। माधो सिंह कौन सा रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट का, जो माधो सिंह फर्स्ट का। तो दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं भी, कौन से राजा का है दुनिया में सबसे बड़ा आत्म सुख, या कहाँ रखा गया है। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक बार ये इतनी चीजें नोट करो, क्योंकि आगे वाली जो चीजें हैं उसमें अपने को बोर्ड पूरा चाहिए। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको आप। ठीक है, यहां तक की बातें नोट कर ली। तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी, आत्म सुख की परिभाषा, सर्दियों में पहना गया लंबा जैकेट क्या कहलाएगा, आत्म सुख कहलाएगा। ब्रिजेस या ब्रिजेश क्या होता है, पुरुषों का तंग और चूड़ीदार पायजामा। पुरुषों का तंग और चूड़ीदार पायजामा क्या कहलाएगा, ब्रिजेस या फिर ब्रिजेश कहलाएगा। ब्रिजेस या ब्रिजेश कहेंगे इसको। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। और चलो एक बात और बता देता हूं आपको,
जोधपुरी कोट पैंट। याद रखना हमारी राष्ट्रीय पोशाक है जोधपुरी कोट पैंट। किस प्रकार का रहेगा? इस प्रकार से ये इसका कोट रहेगा और नीचे ये बिरजस पहना जाएगा, तंग चूड़ीदार पायजामा पहना जाएगा, पैंट टाइप का ही होगा ये। इस प्रकार से बैलून फिटिंग होगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बिरजस या बिरजेस है और ये जोधपुरी कोट पैंट है अपना। ठीक है, अब नोट करना है इसको। एक दो बातें और रही है, उसके बाद में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। हो गया? ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप, अब देखो एक बात तो यहां पे पढ़ेंगे अपने अंगरखी। ठीक है, इसके बाद में एक पढ़ेंगे यहां पे चुग्गा या चोगा, एक पढ़ेंगे हम यहां पे जामा। ये तीन बातें अपने को यहां पे पढ़नी है। तीनों में ध्यान में रखना। पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। बटन नहीं होते इसमें, इस प्रकार से घुंडियां लगी होती है और उसके द्वारा ये बांधा जाता है। एक इस प्रकार की ग्रामीण अंचल में पहने जाने वाली कुर्ती है। चल में पहने जाने वाली कुर्ती या कुर्ता एक ही बात है। क्या कहलाएगा? अंगरखी। अन्य नाम भी है इसके, इसे बंडी भी कहते हैं, बुगतरी भी कहते हैं, अंगरखी को सलूका भी कहते हैं। ठीक है, बंडी, बुगतरी, सलूका, अचकन। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? अन्य नाम हो जाएंगे। चुग्गा जो होता है ना, वो अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। अंगरखी के ऊपर पहनते हैं चुग्गा, या क्या कहलाएगा? चोगा कहलाएगा। ये इस प्रकार से रहेगा, एक लंबा कोट, ये संपन्न परिवार के व्यक्तियों द्वारा पहना जाता है और इस पे इस प्रकार से क्या होगी? कढ़ाई वगैरह की हुई होगी। ठीक है, कढ़ाई वगैरह की हुई होगी। अंगरखी के ऊपर ये पहनेंगे तो कढ़ाई किए हुए चुग्गे, कढ़े हुए चुग्गे कहाँ के फेमस है दोस्तों? अमृतसर के। कहाँ के? अमृतसर के। और कब पहनना जाएगा? अंगरखी के ऊपर पहनते। कौन पहनते हैं? संपन्न परिवार के लोग। ठीक है, इसको पहनते हैं। जामा देखो क्या है? जामा जो ड्रेस है वो विशेष रूप से राजा महाराजा लोग पहनते थे। इस प्रकार से राजा महाराजा लोग इस प्रकार से पहनते थे और कमर पे इस प्रकार से एक वस्त्र लगा होता था जिसको कमरबंद या पटका बोलते थे।
कमर पे बंधे इस कपड़े को क्या बोलते थे? कमरबंद या फिर पटका। और इसी कमरबंद के ऊपर क्या लगी होती थी? तलवार। यहाँ पे यहीं पे क्या लगी होती थी? तलवार लगी होती थी। ठीक है, अब देखो आप कि ये किन की ड्रेस है? राजा महाराजाओं की। राजा महाराजाओं की वेशभूषा है। ठीक है, घाघरे नुमा होता था ये। ठीक है, राजा महाराजाओं की वेशभूषा है। और इसके ऊपर ये जो कपड़ा बांधा है ना कमर पे, इसको कहते हैं कमरबंद या पटका। कमरबंद और पटके फेमस है बनारस के। ठीक है, कहाँ के? बनारस। और बनारस गंगा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, आगे समझ में बातें आपको, मुख्य बातें। ठीक है, ये सामान्य पुरुषों की वेशभूषा थी। और इसके बाद में हम कुछ एक दो चीजें और पढ़ेंगे और फिर अपने बात करेंगे आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा के बारे में। ठीक है, हो गई यहां तक की बातें? ठीक है, इसके बाद में हम जुतियां पढ़ लेंगे। याद रखना, पुरुष के नोकदार जूते क्या कहलाते हैं? सलेम शाही। क्या कहलाएंगे? सलेम शाही। वर्ग की जो जुत्ती होती है वो कहलाती है बिनोटा। वधू की जो जुत्ती होती है वो कहलाती है बिंदोला। क्या कहलाएगी? बिंदोला कहलाएगी। इसके बाद में देखो, अगर संयुक्त रूप से इन दोनों जुतियों को अगर कोई नाम दें तो वो क्या होगा? देखो, वर वधू की जुतियां। वर वधू की जो जुतियां होती है उनको क्या कहते हैं? चौब वाली। क्या कहते हैं इसको? चौब वाली कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो, महिलाओं की जो पुरानी जुत्ती होती है, पुरानी जुत्ती मतलब आधी घिस गई है ना, तो उसको कहेंगे अदरानी। क्या बोलेंगे? अदरानी कहेंगे उसको। ठीक है, इसके बाद में अगर स्पेशल बात करें कि स्पेशली महिलाओं की जुत्ती को, महिला की जुत्ती को स्पेशली क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखना आप, सपाटा या लीत्रा कहते हैं। महिलाओं की जुत्ती को क्या कहते हैं? सपाटा या फिर लीत्रा कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में बात। वर की जुत्ती बिनोटा, वधू की जुत्ती बिंदोला, और वर वधू की जुतियां चौब वाली, पुरानी जुत्ती अदरानी, और महिलाओं की जुत्ती स्पाटा या फिर लीत्रा। पुरुष के नोकदार जूते स्लिम शाही। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद में आप देखो, हम अब बात करने सामान्य पुरुषों के तो कंप्लीट हुए। आदिवासी पुरुष वेशभूषा की बात करेंगे। आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा के बारे में हम क्या करेंगे? बात यहाँ पे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक आदिवासी। ठीक है, सबसे पहले एक आदिवासी हम बनाएंगे यहाँ पे। और ये इनके द्वारा बांधा गया, सिर के ऊपर एक साफा बांधा गया है। ये इनके द्वारा साफा बांधा गया है। अब इसके बाद में देखो आप, यहाँ पे इनके द्वारा एक कुर्ती पहनी गई है।
ठीक है, एक ये वेशभूषा हो जाएगी और एक वेशभूषा अपने यहाँ पे और बना लेते हैं कोई भी। ठीक है, यहां तक की बातें, इन चीजों को हमें समझना होगा, ध्यान रखना आप। और एक चीज की जरूरत हमें और भी है यहां पे, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो इधर, चलो आप कहोगे हाथ नहीं बनाए, हाथ मैं बना देता हूं यहां पे। ये पैर है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सिर के ऊपर जो साफा होता है ना, वो पोतिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पोतिया कहलाएगा। आदिवासी लोग या ग्रामीण अंचल में पोतिया इसको बोलते हैं। आदिवासियों के सिर का साफा पोतिया। अगर उसने एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार का साफा बांधा है जिसको कहते हैं केरी भांत का अंगोछा, तो ये केरी भांत का अंगोछा केवल भील पुरुष बांधते हैं सिर पे। भील पुरुष जो है केरी भांत का अंगोछा बांधते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि केरी भांत का क्या मतलब है। अगर किसी कपड़े की छपाई लकड़ी के ठप्पे से होती है तो वो भांत की छपाई कहलाती है। अगर उस ठप्पे पे इस प्रकार का डिजाइन बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम? केरी भांत की छपाई बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की डिजाइनिंग का होता है केरी भांत का अंगोछा। इसके बाद में देखो, सहरिया जनजाति का कुर्ता। सहरिया जनजाति के लोग जो कुर्ता पहनते हैं उसको सलूक का बोलेंगे। और जो गरासिया होते हैं सिरोई में, गरासियों की कुर्ती या कुर्ता क्या कहलाएगा? झूलकी। क्या कहलाएगा दोस्तों? झूलकी कहलाएगा, गरासियों का कुर्ता। इसके बाद में देखो, बिल्लों की जो तंग धोती होती है, बिल्लों की तंग धोती क्या कहलाएगी? ढेपाड़ा। क्या कहलाएगी? ढेपाड़ा कहलाएगी। बिल्लों की तंग धोती ढेपाड़ा। तो ढेपाड़ा भी कौन बांधता है? भील। कौन बांधता है? भील। अगर भील जो है लंगोट बांध ले, बिल्लों का लंगोट, ये क्या कहलाएगा? खोयतू। क्या कहलाएगा? खोयतू। सामान्य जैसे पहलवान लोग बांधते हैं वैसा लंगोट ये नहीं होता। इस लंगोट के ऊपर विद्यार्थियों ध्यान में रखना, एक तल्ली लगी होती है। लंगोट के ऊपर क्या लगी होती है? तल्ली लगी होती है। तो ये ऐसा लंगोट क्या कहलाएगा? खोयतू। क्या कहलाएगा? खोयतू। इसके बाद में याद रखना, सहरियों के कंधे का जो दुपट्टा होता है उसको कहते हैं खपट्टा। क्या कहते हैं उसको? खपट्टा कहते हैं। और एक चीज सामान्य आपको और बता दूं कि बिल्लों द्वारा शरीर पर लपेटा गया वस्त्र, बिल्लों द्वारा शरीर पे लपेटा गया वस्त्र क्या कहलाएगा? फाड़ू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाड़ू कहलाएगा। तो आपके सामने है डायग्राम, आप देख लो कि सिर का साफा पोतिया कहलाएगा। आदिवासियों के भीलों के द्वारा जो सिर पे विशेष प्रकार का साफा बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? केरी भांत का अंगोछा। मैंने डिजाइन बता दिया कैसा होगा।
शहरियों का कुर्ता सलूका कहलाएगा, ग्रासियों की कुर्ती झूलकी, और टाइट जो धोती होती है घुटनों तक बिल्कुल टाइट होती है वो कहलाएगी दोस्तों ढेपाड़ा। अगर कोई धोती ना पहने लंगोट बांधे तो उस लंगोट को क्या बोलेंगे? खोयतू। सामान्य लंगोट जैसे पहलवानी करते हैं उसमें बांधते वैसा लंगोट नहीं होता, इसके चारों टल्ली लगी होती है। टल्ली आप समझते होंगे, टल्ली लगी होती है ताकि पता चलता रहे भी कौन सा भील जो है वो कहाँ घूम रहा है। ठीक है। शहरियों के कंधे का ये जो दुपट्टा होता है, ये साफा होता है, इसको क्या बोलेंगे? खपट्टा। और बिल्लों द्वारा शरीर पे सीधे लपेटा गया कपड़ा क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा? फाड़ू। क्या हो जाएगा? फाड़ू। ठीक है। चित्र बना के और जैसा मैंने करवाया वैसा के वैसा ही आप इसको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है। इस प्रकार से चीजें ज्यादा लंबे समय तक अपने याद रख पाएंगे। ठीक है। तो चलो उतार लिया आपने। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपने पढ़ेंगे सामान्य महिला के वस्त्र परिधान। सामान्य महिला के वस्त्र परिधान अपने पढ़ेंगे। ठीक है। सामान्य महिलाओं के वस्त्र परिधान में से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। ज्यादातर आदिवासी महिलाओं के वस्त्र परिधानों में से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो इसमें जैसे सबसे पहले नाम आता है कापड़ी। क्या नाम आता है? कापड़ी नाम आता है। तो ये कापड़ी क्या चीज होती है आप ध्यान में रखना। दो टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया ऊपरी भाग का अंतः वस्त्र क्या कहलाएगा? कापड़ी। ये कापड़ी मैं आपको बना के थोड़ा सा बता दूं। इस प्रकार से डोरियां बंधी होती है पीठ वाली साइड। ठीक है। इस प्रकार का जो अंतःवस्त्र होता है कुर्ते के नीचे अंदर वाली साइड पहना जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? कापड़ी। तो दोस्तों याद रखना, दो टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया ऊपरी भाग का अंतःवस्त्र। ऊपरी भाग का अंतःवस्त्र क्या कहलाएगा? कापड़ी कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो एक बात अपनी और पढ़ेंगे यहाँ पे, कुर्ती कांचली। पहली बात तो राजपूत महिलाएं पहनती है, ये राजपूत महिलाओं का वस्त्र परिधान है ये। ठीक है। अब देखो राजपूत महिलाओं का वस्त्र परिधान है, सबसे पहले तो पहनी जाती है कांचली। क्या पहनी जाएगी इस प्रकार से? कांचली। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, आपको ये वस्त्र जो है ये थोड़ा सा अलग लगेगा। लेकिन होता नहीं अलग ये। ठीक है। इस प्रकार से जो राजपूत महिलाओं का वस्त्र परिधान है वो क्या कहलाएगा? कुर्ती कांचली। क्या कहलाएगा? कुर्ती कांचली कहलाएगा राजपूत महिलाओं का वस्त्र परिधान। ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है, समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से आप लोगों को। पुरुष वेशभूषा इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, और हम पढ़ेंगे सामान्य महिला की वेशभूषा या सामान्य महिला के वस्त्र परिधान। सामान्य महिला के वस्त्र परिधान हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कापड़ी करवाया था और एक चीज आपको करवाई थी जिसका नाम था कुर्ती कांचली। कुर्ती कांचली।
ये दो चीजें मैंने आपको करवा दी थी। आज हम इसमें बात करेंगे दोस्तों पेशवाज। पेशवाज यह गर्दन तक ऊंचा गाउन होता है जिसकी बाहें चूड़ीदार होती है। बाजू इसकी क्या होती है? चूड़ीदार होती है। ऊंचा गाउन होता है और आपस में इसको जैसे बटन की जगह इसमें डोरियां लगी होगी, बांधने के लिए डोरियां लगी होती है। ठीक है, तो ये वस्त्र क्या कहलाएगा? पेशवाज कहलाएगा। इसके बाद में एक वस्त्र है जिसका नाम है इजर। देखो मुगल काल में पहने जाने वाली सलवार, मुगल काल में पहने जाने वाली सलवार क्या कहलाती थी? इजर कहलाती थी। ठीक है, तो इजर हो गया और पेशवाज हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो दामनी। दामनी कहते हैं मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी। विशेष बात आप नोट में ध्यान रखना, यहां पे अगर दामना आए तो दामना अंगूठी होती है। दामना क्या चीज है? अंगूठी है। लेकिन दामनी क्या है? लाल रंग की ओढ़नी हो जाएगी। इसके बाद में है पट्टू। पट्टू होता है जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में लड़कियों का जो सूती दुपट्टा होता है, क्षेत्र में जो सूती दुपट्टा होता है उसको क्या कहा जाता है? पट्टू कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पट्टू कहा जाता है। ठीक है, होगी इतनी बातें। इससे पहले कुर्ती कांचली की जो मैंने आपको बातें बताई थी, तो इस प्रकार से एक जैकेट कल आपको मैंने बताया भी था, और उसके ऊपर इस प्रकार की ये तो होती है कुर्ती जो ऊपर इस प्रकार से लगी हुई है, और ये बाजू वाली जो होती है ना, ये होती है कांचली। क्या होती है? कांचली होती है। हो गया इतना? ठीक। अब इसके बाद में आप देखो यहां तक की चीजें होगी। और बरडी। बरडी क्या होती है? एक शॉल का प्रकार है, सर्दियों में ओढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में है धाबला। धाबला दोस्तों होता है ऊनी घाघरा। ऊनी घाघरा क्या कहलाएगा? धाबला कहलाएगा। ठीक है, तो बरडी हो गई। ठीक है, धाबला है, इजर मैंने आपको करवा दिया, पेशवाज ये चीजें भी मैंने आपको करवा दी। ठीक है, घाघरा वगैरह जो सामान्य चीजें हैं उनके बारे में हमारे से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं नहीं बनती है इतनी ज्यादा। ठीक है, तो ये सामान्य महिलाओं के वस्त्र परिधान है। इसके अलावा अगर आप बात करें जैसे सरारा भी है, कौन सा रहेगा? सरारा भी रहेगा, ये भी वस्त्र परिधान है। सामान्य महिलाएं इसी प्रकार के वस्त्र परिधान पहनती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र परिधान की। आदिवासी महिला के वस्त्र परिधान। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र परिधान की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आएगी हमारे यहाँ पे कटकी। कटकी होती है कुंवारी भील युवती की ओढ़नी। कुंवारी भील युवती की जो ओढ़नी होती है क्या कहलाएगी? कटकी। फिर है कच्छाबू। क्या है? कच्छाबू। कच्छाबू देखो
कच्छाबू का मतलब होगा जैसे घुटनों तक का घाघरा होता है, ये फ्रॉक टाइप का होता है। तो भील युवती की या युवती का घुटने तक का घाघरा, घुटने तक का घाघरा क्या कहलाएगा? कच्छाबू कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखो नांदना, सबसे ज्यादा स्टार लगा लेना इसके ऊपर। नांदना, ये नांदना क्या चीज होती है इसको ध्यान से समझो आप। ये भीलों का परंपरागत वस्त्र है, प्राचीन कालों से सदियों सदियों से पहनते आ रहे हैं। भीलों का, भील महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। भील महिलाओं का क्या है? प्राचीनतम वस्त्र है। ठीक है। तो ये अपने कुछ एक वस्त्र प्रदान किनके किए हैं? आदिवासी महिलाओं के किए हैं। नोट करो, इनको उतार लो। ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखो इसके बाद में ये हमने बातें कर ली है आदिवासी महिलाओं के सामान्य जो वस्त्र प्रधान है उनके बारे में। रेनसाई और जामशाही, आदिवासी महिला के लहंगे के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? लहंगे के प्रकार है। पीरिया कहते हैं भील दुल्हन की पीली साड़ी, पीले रंग की साड़ी। तो इसी प्रकार से सिंदूरी किसको कहेंगे? भील दुल्हन की लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी कहलाएगी सिंदूरी। इसके बाद में देखो आप चुन्नड़। पहली बात तो आहड़ नाम की जगह उदयपुर, यहाँ की चुन्नड़ बड़ी फेमस है। खास बात क्या है? ओढ़नी है, ये भी एक क्या है? ओढ़नी। लेकिन इसके ऊपर जो बूंद बनी होती है वो तो होती है सफेद, और जो पूरी की पूरी ओढ़नी है, जो बैकग्राउंड है, जो ठीक है मुख्य भाग है, वो पूरा कत्थई रंग का होता है, उस पे सफेद कलर की बूंदें बनी होती हैं। तो उस पूरे एरिया को बोलेंगे जमीन। जमीन क्या होती है? कत्थई। ऐसी ओढ़नी क्या कहलाएगी? चुन्नड़ कहलाएगी। इसके अलावा है खूंसनी। क्या हो जाएगी? खूंसनी। खूंसनी क्या होती है? पहली बात तो कंजर जनजाति की लड़कियां पहनती है इसको। कंजर जनजाति की लड़की की, कंजर जनजाति की लड़की की चूड़ीदार जो पैजामी होती है। कैसी पैजामी? लड़की की चूड़ीदार पैजामी। चूड़ीदार पैजामी क्या कहलाएगी? खूंसनी कहलाएगी। थोड़ी सी एक बात यहाँ पे देख लेना, कंजर जनजाति की लड़कियां चक्री नृत्य करती है। क्या करती है? और जब चक्री नृत्य करती है तो घाघरे का इस प्रकार से गोल छाते टाइप का घेर बनेगा। ये जो घाघरा होता है ना, ये 80, ये एक टुकड़ा, ये दो टुकड़ा, ये तीन, ये चार, ऐसे 80 टुकड़ों को जोड़ के बनाया जाता है। तो ये घाघरा कहलाता है दोस्तों 80 कली का घाघरा।
और इसके साथ में जो तंग पायजामी पहनी जाती है उसको क्या बोलेंगे? खूंसणी। उसको क्या बोलेंगे? खूंसणी बोलेंगे। ठीक है, करो नोट इसको फटाफट। हो गया? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब एक आदिवासियों का वस्त्र है जिसको बोलते हैं फूंदड़ी। ठीक है, ये भी आदिवासी महिला का वस्त्र है और इस पे तारा बांध की कढ़ाई होती है। तारा बांध की क्या होती है? छपाई होती है इस पे। और इस वस्त्र को क्या बोलेंगे? फूंदड़ी बोलेंगे। ठीक है, फूंदड़ी हो गया। इसके बाद में पीरिया करवा दिया, रेनशई, जामशई, ये चीज भी आपको करवा दी है मैंने। इसके बाद में है, अच्छा, दामनी आपको मैंने करवा दिया, धाबला भी करवा दिया है। ठीक है, दामनी और धाबला ये दो चीजें हमारी हो गई है। इसके बाद में हाँ, घाघरे में 80 किली का घाघरा इनका हो जाएगा और फूंदड़ी नाम का ये वस्त्र परिधान इनको रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, एक वस्त्र होता है पंवरी। ठीक है, दुल्हन को मामा द्वारा भेंट की गई ओढ़नी। मामा जो भेंट करता है उस ओढ़नी को क्या बोलते हैं? पंवरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उस ओढ़नी को पंवरी बोलेंगे। आप इसका सीधा सीधा ऐसे ही याद रख लेना, जैसे मान लो चंवरी है, शादी में चंवरी होती है और चंवरी के समय क्या होती है? पंवरी ओढ़ती है। चंवरी के समय क्या ओढ़ती है? पंवरी ओढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी। एक आधी चीज जैसे मान लो बस, हाँ, ये वैसे तो मैं ये करवा चुका हूं आपको हस्तकला वाले टॉपिक में, यहां और बता देता हूं। लुगड़ा, ये भी एक आदिवासी महिला की ओढ़नी होती है। क्या होती है? ओढ़नी। लेकिन ये ओढ़नी होती है बंधेज की, बंधेज द्वारा निर्मित। और एक चीज मैंने आपको हस्तकला टॉपिक में और करवाई थी, जैसे मान लो जो भांत की छपाई वाली ओढ़नियां हैं, केरी भांत, तारा भांत, लहर भांत और जवार भांत, ये क्या चीज है? तो ध्यान में रखना दोस्तों, आदिवासी महिला की ओढ़नी के प्रकार है। आदिवासी महिला की ओढ़नी के प्रकार है तारा भांत, केरी भांत, लहर भांत और क्या हो जाएगा? ज्वार भांत हो जाएगा। समझ में आ गई होगी? ठीक है, इतनी बातें आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, फटाफट इसको आप क्या कर लो? नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर अपने इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बाकी हस्तकला वाले टॉपिक में दो तीन चीजें और जो मैंने आपको करवा दी थी, आपको याद होगा, लहरिया, मोठड़ा वगैरह ना, सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवाई है बढ़िया तरीके से। इसके बाद में ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें से बहुत ही कुछ ऐसे प्रश्न भी जो गहराई वाले प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है, वो जो प्रश्न है उनके MCQ बना के आपको वस्त्र प्रधान टॉपिक का पूरा MCQ वाला वीडियो एक और अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो टाइप नोट्स हैं, ठीक है, टाइप किए हुए, वो PDF के रूप में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।